Good evening, all. So today in the afternoon, I appeared for MBA CET 2026 attempt 2 slot 2. तो आप सब लोगों को पता होगा कि CET इस साल 2 अटेम्प्ट उन्होंने दिए थे. फर्स्ट अटेम्प्ट दे केप्ट 5 स्लॉट्स एंड द सेकंड अटेम्प्ट दे केप्ट 2 स्लॉट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग एंड आफ्टर. तो मेरा आज का सेकंड स्लॉट आया था और आज के सेशन में मैं ये स्लॉट का एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ. किस प्रकार CET में कौन से क्वेश्चन आते हैं, उनके किस प्रकार आंसर देने हैं. So at the end of the session, I will tell you कि how much you should have attempted in each section and how much score is needed to get into the topmost college, that is Jamnalal Bajaj. तो सबसे पहले मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, आज के मेरे स्लॉट का क्या एक्सपीरियंस था. तो एक जनरली रहता है कि 200 सवाल मुझे अटेम्प्ट करने हैं जेन्युइनली बाय द एंड ऑफ द एग्जाम. तो शुरुआत में मेरा स्पीड मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ. तो पहले 50 मिनट जब हुए थे, आई हैड अटेम्प्टेड 100 क्वेश्चंस. तो शुरुआत के 100 क्वेश्चंस वेर वेरी इजी. उसमें 75 क्वेश्चंस एलआर के थे एंड देन 25 क्वेश्चंस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मतलब विजुअल रीजनिंग के थे. सो दे वर क्वाइट सिमिलर टू द फर्स्ट अटेम्प्ट. दैट वाज क्वाइट इजी. बट उसके बाद जो लास्ट 100 क्वेश्चंस वो पहले अटेम्प्ट के मुकाबले टफ थे और लेंदी थे. तो 50 मिनट में मेरे 100 क्वेश्चंस हुए थे, उसमें से 3-4 मैंने छोड़े होंगे एलआर के एंड एक आध दूसरा एब्स्ट्रैक्ट का छोड़ा होगा. सो 95-96 जेन्युइन अटेम्प्ट था मेरा. बट उसके बाद के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आई टूक ऑलमोस्ट ऑल द रिमेनिंग टाइम. मतलब 150 में से 50 गए, ऑलमोस्ट 100 मिनट्स आई टूक टू सॉल्व नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस, बिकॉज उसमें था 50 क्वेश्चंस कॉन के एंड 50 क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी के. और ये दोनों सेक्शंस क्वाइट टफ एंड मुश्किल थे, लेंदी भी थे. तो एक एक सेक्शन का मैं एनालिसिस बताता हूँ. पहले एलआर सेक्शन, उसमें 75 क्वेश्चंस. सबसे ज्यादा वेटेज जैसे पहले स्लॉट में उन्होंने किया था, मैक्सिमम वेटेज वाज गिवन टू ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस. तो ब्लड रिलेशनशिप में वन पर्सन इंट्रोड्यूसिंग अनदर पर्सन, ऐसे एक 3-4 क्वेश्चंस थे. कोडेड रिलेशंस लाइक A plus B means A is mother of B, B minus C means B is daughter of C. ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे जो पहले अटेम्प्ट में भी उन्होंने मेंटेन किया था. These were quite doable and quite easy. लेंदी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे. एंड बहुत सारे इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस करने के लिए मुझे डायग्राम भी नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि रिलेशन ही इतने कम थे कि उतने में इमेजिन करके वी कुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ओरली सॉल्व कर सकते हैं ऐसे आसान क्वेश्चन. देन कोडिंग डिकोडिंग में एक वर्ड का एक कोड दिया है, दूसरे वर्ड का क्या कोड होगा. इसमें भी लॉजिक बहुत सिंपल था. जैसे 8 लेटर वर्ड यूज किया है, उसमें से पहले 4 लेटर के नेक्स्ट लेटर लिए हैं, अगले 4 लेटर के प्रीवियस लेटर लिए. ऐसा एक क्वेश्चन. ऐसे 4-5 क्वेश्चन थे जो बहुत आसान थे सॉल्व करने के लिए, बहुत मुश्किल नहीं था. एनालॉजी बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग था. मतलब ये वर्ड का ये कोड तो ये वर्ड का क्या, एनालॉजी के फॉर्मेट में दिया था. उसमें बीच बीच में नंबर्स भी डाले थे. नंबर्स का भी कोडिंग देखना बहुत आसान था. एंड लेटर्स के लिए जो एक मैं टेक्निक बताता हूँ कि A to M N to Z लिखो, उनके प्लेस वैल्यूज लिखो. ये टेक्निक यहाँ पे काम में आई. जो एक पुराना टाइप उन्होंने रीइंट्रोड्यूस किया, जो पहले अटेम्प्ट में भी 1-2 स्लॉट में पूछा था, दैट वाज सिलेक्शन डिसीजन. तो कुछ कंडीशंस देते हैं लोग कि एक कंपनी में एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, दैट पर्सन शुड बी ग्रेजुएट इन दिस फील्ड, उसको इतने मार्क्स होने चाहिए, उसने इतना डिपॉजिट भरना चाहिए, अगर वो नहीं भरता तो ये करो, उसके इतने मार्क्स नहीं है तो वो करो. ऐसे कंडीशंस, बहुत सारे कंडीशंस थे. लेंदी क्वेश्चन था, वो एक इंट्रोड्यूस किया था. वो पुराना पैटर्न है सीईटी का. एंड ट्रेसिंग सिक्वेंशियल आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन था, वो भी बहुत लेंदी था. तो वो मैंने देखा नहीं, क्योंकि शुरुआत में मैं जनरली जो स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन है उनको मैं स्किप कर देता हूँ. जो फास्ट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करता हूँ. एंड सब कुछ खत्म होने के बाद में मेरे पास उतना टाइम बचा नहीं कि मैं ये क्वेश्चंस को डिटेल में देखूं. सो क्वाइट लेंदी ये स्लॉट था. एलआर में ज्यादा सरप्राइजेस नहीं थे. सो जो जनरल क्वेश्चन सिलोजिज्म्स के भी बहुत आसान 5-6 क्वेश्चन सिलोजिज्म के आए थे. स्टेटमेंट असर्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे, वो भी आसान थे. मतलब एक स्टेटमेंट दिया है, उसका एक रीजन दिया है, वो रीजन उसी स्टेटमेंट का है या नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन. सो दैट इज द ओनली पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग. देयर वाज नो स्टेटमेंट, कंक्लूजन, असम्पशन, फोर्सेस ऑफ एक्शन. ये क्वेश्चन जो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं पूछे थे, इसमें भी नहीं पूछे. सो क्वाइट डुएबल था एलआर. सो मैंने 75 क्वेश्चंस में से जेन्युइनली 71-72 अटेम्प्ट किए, 3-4 मैंने नहीं किया. फर्स्ट स्लॉट में आई हैड स्कोर 64 आउट ऑफ 75. ये स्लॉट में मेरा स्कोर शायद उसी के लगभग रहेगा, 64-65. नेक्स्ट था एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में सीक्वेंस मतलब 5 डायग्राम दिए हैं, छठी डायग्राम कौन सी आई, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम थे. एंड
फाइंड द कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल, ऐसा एक भी सवाल नहीं था जो पहले अटेम्प्ट में उन्होंने 3-4 क्वेश्चंस पूछे थे। सो क्वेश्चंस कौन से थे? वाटर इमेज का सवाल था, और वाटर इमेज में दे आर गिवन लेटर्स एंड डिजिट्स, ऐसा एक पूरा वर्ड दिया था, उसका वाटर इमेज पूछा था। दैट वाज अ डिफरेंट टाइप दैट दे आस्क्ड। एंड एनालॉजी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ये वो फिगर का ये फिगर बनता है तो ये फिगर का क्या बनेगा, विच फिगर डज नॉट फिट इन द सीक्वेंस, ऐसे क्वेश्चंस, ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चंस थे। 7 फिगर सीरीज जो हमने ईएलसी के ओल्ड पैटर्न मॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस डाले थे, वैसे एक दो सवाल आए थे कि फर्स्ट एंड लास्ट फिगर इज फिक्स, बीच में से एक फिगर रॉन्ग है, बट क्वाइट इजी था। बहुत ज्यादा टफ एक आध दूसरा क्वेश्चन था। एक सवाल मैंने कोशिश की, मुझे नहीं आया, सो वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, उसका फ्लूक लगाया। 24 मैंने जेन्युइनली अटेम्प्ट किए हैं, सो 22-23 तो करेक्ट आनी चाहिए उसमें से। सो दैट वाज अबाउट द 2 सेक्शंस, नॉट वेरी सरप्राइजिंग। बट उसके बाद जो क्वांट आया, क्वांट का पहला ही सवाल बहुत ज्यादा, इट वाज अ कैट लेवल क्वेश्चंस। सवाल ऐसा था कि 2^32+1 ये नंबर को एक नंबर डिवाइड करता है, वो नंबर ऑप्शन में से कौन से नंबर को डिवाइड करेगा। ऑप्शन दिए थे 2^96+1, 2^32-1, 2^16+1, 2^16-1। सो दिस वाज नॉट अ सीईटी लेवल, सो ये कैट लेवल क्वेश्चन है। यही पहला सवाल आया, तो पहले सवाल में मुझे समझ में आया कि ये क्वांट बाकी के स्लॉट के जैसा नहीं है, दिस क्वांट इज गोइंग टू बी टफ। और उसके बाद में भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, बहुत लेंदी थे। मैंने मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन आफ्टर द अटेम्प्ट इज ओवर मैंने लिखे कुछ क्वेश्चन, एक बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन था, एंड वो क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो एलआर में आया था रॉन्ग क्वेश्चन। सो देयर इज अ क्लास जिसमें 60 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 1:2। एक गर्ल है जिसका नाम है मीना, वो क्लास में 27th रैंक पे आती है, और उसके आगे मतलब उसके ऊपर 9 बॉयज है, तो उसके पीछे कितनी गर्ल्स होगी? सवाल आया समझ में सबको? क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 60। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है? 1:2। तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? 20 बॉयज 40 गर्ल्स। अब ये गर्ल जो है मीना, उसका रैंक 27 है फ्रॉम टॉप, तो उसके ऊपर कितने लोग हैं? 26। उसमें बॉयज कितने हैं? 9। तो गर्ल्स कितनी होगी? 27 में से 9, 26 में से 9 बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी होगी? 17। 17 गर्ल्स है उसके ऊपर, मतलब वो कितने रैंक पे है? 18। तो उसके नीचे कितने गर्ल्स होंगे? 22। सो 22 वाज द क्वेश्चन, आई गेस। मुझे याद नहीं कि वो था या नहीं ऑप्शन। 22 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दैट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड। मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। सो ट्रेन्स एंड टाइम एंड स्पीड में 4-5 क्वेश्चंस आए थे, और ये 4-5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक ट्रेन का लेंथ 110 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लेंथ 130 मीटर है, एंड ये जब ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट दिशा में क्रॉस करती है, तो अपोजिट दिशा में दे टेक 3 seconds टू क्रॉस ईच अदर, एंड इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे टेक 60 seconds टू क्रॉस ईच अदर। मतलब फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 60 सेकंड में क्रॉस करती है, तो उन दोनों ट्रेन के स्पीड क्या होंगे? समझ में आया सवाल? क्या लेंथ है ट्रेन की? 110 एंड 130। तो दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 110 प्लस 130। सेम दिशा में अपोजिट दिशा में? अरे दोनों दिशा में, किसी भी दिशा में क्रॉस करे 240 मीटर ही क्रॉस करे, ट्रेवल करना पड़ेगा ना क्रॉस करने के लिए। अब ये जब सेम दिशा में जाती है तो 60 सेकंड्स लेती है, तो सेम दिशा में क्या होता है? व्हेन टू ट्रेन्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज देयर रिलेटिव स्पीड? डिफरेंस बिटवीन देयर इंडिविजुअल स्पीड। तो पहले ट्रेन का स्पीड अगर x है और दूसरे का y है, then what is x minus y? 240 अपॉन 60 एंड दैट इज 4। जब सेम दिशा में जाएगी तो क्या होगा? एडिशन होगी स्पीड की, कितना टाइम लेती है? 3 सेकंड, तो दैट इज 80। सो दो नंबर जिनका एडिशन 40 और जिनका डिफरेंस 4 है, कैसा निकालता है ऐसा नंबर? 80 का हाफ क्या है? 4 का हाफ क्या है? 40 minus 2, 40 plus 2, 42 and 38 was the answer of this question। तो ये एक सवाल आया था सीईटी। पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन था। पार्टनरशिप
ए एंड बी ऐसे दो पार्टनर है, पार्टनर ए 1/4 कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल में और वो 15 महीने के लिए पैसा लगाता है। जो दूसरा पार्टनर है वो कितने महीने के लिए पैसा लगाएगा कि उसको प्रॉफिट में 2/3 शेयर मिलेगा। सवाल समझा सबको? दो पार्टनर है ए एंड बी, पार्टनर ए 1/4 पैसा लगाता है, मतलब बचा हुआ कितना है 3/4। सो पार्टनर ए एंड बी कितना पैसा लगाएंगे, ए एंड बी। इसने x लगाया तो ये कितना लगाएगा 3x, एंड इंस्टेड ऑफ x एंड 3x 1 एंड 3 बोलो तो ज्यादा बेटर है, 1 एंड 3। इसने 15 महीने के लिए लगाया, इसने कितने महीने के लिए पता नहीं, उसको x बोलो। तो दोनों ने मिलकर कितने पैसे लगाए 15 प्लस 3x, और इसका कितना हिस्सा इसको जाने वाला है 2/3, and that is equal to 3x. This becomes the equation. If you solve this, you get the answer. तो 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो 30 becomes 3x, and what is x? So 10 was the answer of this question. Partnership based question. So एक पूरी रिवीजन आपकी यहाँ पे कौन की हो जाएगी। एक सवाल एलआर में आया था, बहुत बड़ा डेटा था, मतलब लेंथ बहुत थी, तो मैंने स्किप किया था पहले, बाद में मैंने उसको सॉल्व किया, लास्ट के 5 मिनट बाकी थे तब मैंने इसको सॉल्व किया। तो एक डेटा सेट है, कुछ लोग हैं, 10 लोग बंगाली बोलते हैं, 5 लोग आसामी बोलते हैं, 10 लोग हिंदी एंड और एक कोई लैंग्वेज थी वो बोलते हैं, 12 लोग मराठी एंड हिंदी बोलते हैं, 13 लोग इंग्लिश तमिल एंड मराठी बोलते हैं, 5 लोग आसामी एंड हिंदी बोलते हैं, एंड द रिमेनिंग पीपल स्पीक बंगाली लैंग्वेज। तो सवाल यह था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पीपल स्पीकिंग बंगाली एंड द पीपल स्पीकिंग मराठी। तो बंगाली बोलने वाले 10 लोग हैं, और इन सबकी एडिशन करने के बाद टोटल 60 लोग दिए थे, इन सबकी एडिशन आती है 55। तो जो 5 लोग बचते हैं वो भी बंगाली बोलते हैं। सो बंगाली बोलने वाले 15 लोग आते हैं, एंड मराठी हिंदी बोलने वाले 12, और इंग्लिश तमिल एंड मराठी बोलने वाले 13, ऐसे मराठी बोलने वाले 25 लोग आते हैं। सो बंगाली बोलने वाले 15, मराठी बोलने वाले 25, उनका रेशो आता है 3:1। दैट वाज द आंसर। डेटा इंटरप्रिटेशन में 3 ग्राफ आए थे। पहला जो ग्राफ आया था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने देखते उसको छोड़ दिया, 2 ही सवाल थे उसके ऊपर। उसके बाद 2 ग्राफ पे 5-5 सवाल थे, मतलब देयर वर 12 क्वेश्चन बेस्ड ऑन डी। तो जो बाकी के 5 थे वो आसान थे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत हेवी थे, मतलब द वन हु इज वेरी गुड इन कैलकुलेशन ओनली एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, मतलब डेटा ऐसा था कि 5-6 फ्रूट्स दिए थे, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, ऑरेंज वगैरह, मैंगो, एंड देयर वर 6-7 स्टेट्स गिवन, और सिटीज दिए थे दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, और हर एक सिटी में हर एक फ्रूट की कीमत दी थी कि एक फ्रूट कितने रुपए में है। ऐसे 2 डिजिट नंबर थे, 55, 75, 74, 84 वगैरह। एंड क्वेश्चन में पूछा था कि अगर कोई बंदा 5 फ्रूट यहाँ से खरीदता है, 10 फ्रूट यहाँ से खरीदता है, 15 फ्रूट वहां से खरीदता है, तो उसका कितना खर्चा होगा। या फिर कोई बंदा हर एक सिटी से एक एक फ्रूट खरीदता है, तो कौन सी सिटी से उसको सबसे महंगा जाएगा। सो यू हैव टू ऐड ऑल दिस नंबर्स। सो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हेवी ये क्वेश्चन था। और वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसमें एक में उसने ऐसे दिया था कि एक बंदा कलकत्ता से 63 मैंगो खरीदता है, मुंबई से 84 ऑरेंजेस खरीदता है, एंड देन कलकत्ता से 90 एप्पल खरीदता है, तो इसमें से और क्या है। सो ऑब्वियस बात ऐसी थी कि उसका पूरा खर्चा निकालना था, 5 में से 4 का खर्चा 6300 आ रहा था, और एक का 6325 आ रहा था, एंड दैट वाज द ऑड मैन आउट। तो आप समझ लीजिए कि ये लेंदी है, मुश्किल नहीं है, यू हैव टू डू ऑल दिस मल्टीप्लीकेशन, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स लेंदी। सो क्वांट का मैं पहले अटेम्प्ट में मैंने 48 क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व किए थे, 2 मेरे सिली मिस्टेक हुए थे, वरना 50 के 50 करेक्ट आ जाते। अब ये अटेम्प्ट में मैंने 1-2 क्वेश्चन नहीं किया अटेम्प्ट, मतलब आई जेन्युइनली अटेम्प्टेड 47-48 ओनली, उसमें से भी 3-4 मेरे रॉन्ग हो सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। तो मुझे 48 जो मिला थे पहले अटेम्प्ट में, ये अटेम्प्ट में आई कैन स्कोर 43-44 इन क्वांट। तो यहाँ पे मेरे 5 मार्क्स कम हो जाएंगे कंपेयर टू फर्स्ट अटेम्प्ट। टाइम एंड वर्क के भी बहुत लेंदी क्वेश्चन थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। एक सवाल मुझे याद है कि देयर आर 6 men and 8 boys, they complete the work in 10 days। 6 men and 8 boys, 6 men plus 8 boys complete the work in 2 days, and
26 men and 48 boys come to the working, इनको 10 दिन लगते हैं और इनको 2 दिन लगते हैं, 2 days. Then how many men, sorry, then 15 men plus 20 boys will complete the job in how many days? This was the question. सवाल समझ में आया? 6 men 8 boys 10 दिन लेते हैं, 26 men 48 boys 2 दिन लेते हैं, तो 15 men and 20 boys कितने दिन लेते हैं? So how did I attempt this question? सबसे पहले मैंने देखा ये 10 और ये 2 है, कुछ रिलेशन है उनमें. क्या रिलेशन? अगर मैं ये लोगों को 5 गुना करूं तो इनको भी 2 दिन लगेंगे. If you then make the people 5 times, you take 1/5 of the days, right? तो इनको मैंने 5 गुना किया. कितना आया 5 गुना? 6 का 30 मैन प्लस 40 बॉयज, उनको भी 2 दिन लगेंगे और इनको भी 2 दिन लग रहे हैं. मतलब these two are equal to these two. अब ये 30 मैन लेफ्ट में, 26 मैन राइट में लेके जाओ, 40 बॉयज लेफ्ट में लेके आओ, क्या मिलेगा आपको? 40 बॉयज माइनस 40 बॉयज, 48 बॉयज माइनस 40 बॉयज, क्या मिलेगा? 8 बॉयज इज इक्वल टू 4 मैन. मतलब क्या? 2 बॉयज इज इक्वल टू 1 मैन. तो मैंने क्वेश्चन को आसान कर लिया. अब क्या करेंगे बताओ? 6 men, if 1 man is equal to 2 boys, 6 men is equal to how many boys? And 12 boys plus 8 boys is how many boys? And 20 boys take 10 days. 20 boys take 10 days. Then how many boys days का काम है पूरा? 1 boy will take how many days? 20 boys take 10 days. 1 boy will take how many days? Half. अरे 20 boys को 10 दिन लगते हैं, एक बॉय के आधे दिन में करेगा क्या? हाँ, 2 days. ठीक है, मैं आपको सिखाने में नहीं लगूंगा, बाद में सिखाऊंगा. 20 into 10, it is 200. Man days का जो कंसेप्ट है, 1 man working for 1 day is 1 man day. So 1 boy working for 1 day is 1 boy day. 20 boys को 10 दिन लगते हैं, तो एक बॉय को 200 दिन लगेंगे. So that is 20 boy days का काम. Now 15 men, 1 man is equal to 2 boys. 15 men is equal to how many boys? 30 boys plus 20 boys is how many boys? 50 boys. 200 boy days का काम 50 boys करेंगे तो कितने दिन लेंगे? 4 दिन लेंगे. 4 दिन इसका आंसर. तो ये सवाल मैंने आसान करके सॉल्व किया. आई कुड डू इट फास्टर. और एक सवाल था एलआर में कि देयर इज अ डेटा, मतलब कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स है. 70% जो लोग है डेटा में, 70% of the students do homework and there are 40% of the boys in the class. And जो girls है, 20% of the girls don't do the homework. And सवाल ये था how many percent of the boys do the homework. सवाल समझ में आया? क्लास में जितने भी स्टूडेंट है उसमें से 70% स्टूडेंट्स होमवर्क करते हैं. क्लास में जितने स्टूडेंट है 40% बॉयज है. एंड जितनी भी गर्ल्स है उसमें से 20% होमवर्क नहीं करती, तो बॉयज के कितने परसेंट होमवर्क करते हैं? हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? हाँ, अरे पहले टेबल निकालना पड़ेगा ना. होमवर्क करने वाले, नहीं होमवर्क करने वाले, बॉयज, गर्ल्स, टोटल क्या लिखूं? टोटल 100. अब बोलो 70% लोग होमवर्क करते हैं तो ये हो गए 30. 40% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी हो गई? 60. 20% गर्ल्स होमवर्क नहीं करती, मतलब कितनी नहीं करती? 12. मतलब ये कितनी है? 48. मतलब ये कितना है? अब ये 20 to 40 का कितना परसेंट है? अरे 50% प्लस 5% है ना. 40 का 50% 20 है, तो 5% 2 है, दोनों का एडिशन 55% है. दैट वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब एक सेमिनार में बॉयज एंड गर्ल्स थे. जब सेमिनार शुरू हुआ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो था 3:1. अब सेमिनार के बीच में ब्रेक दिया गया और उस ब्रेक में 12 बॉयज और 6 गर्ल्स चली गई. 4 गर्ल्स चली गई और 6 गर्ल्स नहीं आई, और ये आने के बाद बॉयज की संख्या गर्ल्स के मुकाबले डबल बनी. फिर से एक बार समझो क्या क्या हुआ है. सेमिनार में बॉयज थे, गर्ल्स थे, क्या थे? 3x and x. ब्रेक में कितने बॉयज गए? 12. कितनी गर्ल्स गई?
गर्ल्स गई टोटल 4, 4 गई और 6 आई, कुल मिला के 2 नहीं है। तो ये बॉयज की संख्या ये गर्ल्स के मुकाबले डबल बनती। सॉल्व दिस, गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल क्वेश्चन। एक 2 डिजिट नंबर है, उस नंबर के डिजिट्स इंटरचेंज किए तो जो नया नंबर आता है वो पुराने नंबर से 36 का डिफरेंस में आता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस? सवाल समझा सबको? देयर इज अ 2 डिजिट नंबर, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट तो जो नया नंबर बनता है वो नंबर और ओरिजिनल नंबर में 36 का डिफरेंस है। देन जो नंबर है उसका यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस में कितने का डिफरेंस होगा? कैसे करोगे सॉल्व? बोलो। नंबर है ए बी, B is the unit place, A is the tens place. Then what is the value of that number? 10 plus B, और नंबर इंटरचेंज किए तो डिजिट्स इंटरचेंज किए तो नया नंबर क्या बनेगा? बी ए। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी ए? 10b plus A. So this minus this is 36. What is 10a minus A? What is b minus 10b? 9 कॉमन निकालो, a minus b क्या मिलेगा? 9 से डिवाइड करो। दैट वाज द आंसर। सिंपल है ना, 2 स्टेप में आंसर आ जाता है। तो करना क्या है? लिखना है सिर्फ, कहीं पे दिमाग लगाना नहीं है। जो बोला है वो लिखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाता है 2 स्टेप में। बट अगेन कुछ लोगों को अगर लगा ये टफ है तो करेंगे नहीं वो सॉल्व। तो एक व्हील है, व्हील का जो रेडियस है दैट इज 0.25 मीटर। तो 11 किलोमीटर चला ये व्हील, कितने रोटेशन करेगा? क्या करना पड़ेगा बताइए? सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस 2 पाई आर। सरकमफेरेंस total distance divided by circumference will be the number of rotations. So what is the total distance? 11 किलोमीटर, मीटर में 11,000। सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 बाय आर है 0.25। इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाता है। तो ये 11 का डबल है एंड 0.25 को लिखो 1/4, तो 4 and 2 कैंसिल हो जाते हैं। ये साथ इसको मल्टीप्लाई करके 7,000 आंसर आ जाता है। बाकी मेंसुरेशन वगैरह था नहीं, ज्योमेट्री ज्यादा कुछ था। ये एक दो ही सवाल थे ज्योमेट्री के। हाँ एक सवाल था 1397 इंटू 1397, ये आई गेस पहले अटेम्प्ट से रिपीट आया था। 1397 इंटू 1397 या करना था। कैसे करोगे बताइए? 1400 इंटू 1400, फिर -9। क्या बोल रहे हो? सोच समझ के बोलो ना। हाउ विल यू सॉल्व दिस? व्हाट इज दिस नंबर? 1400 -3 इंटू 1400 -3 क्या होता है? 1400 -3 का स्क्वायर होता है ना। व्हाट इज a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो करके आंसर आ जाता है। तो ऐसा था, मतलब एक ओवरऑल आइडिया आ जाता है आपको। हाँ एक बंदा है जो 10% ऐड करता है कॉस्ट प्राइस पे, उसके बाद वापस 15% ऐड करता है, तो टोटल कितने परसेंट ऐड करते हैं? पहले 10% ऐड किया और बाद में वापस 15% ऐड किया, टोटल कितने परसेंट ऐड किए? 110 प्लस 15% ना, 110 का 10% क्या आता है? 11। तो 5% क्या आएगा? 6.5 आएगा या 5.5 आएगा? 11 और 5.5 क्या होता है? 16.5 ऐड करो 110 में, 126.5, मतलब कितने परसेंट ऐड किए? 26.5। यह था उसका आंसर। सो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आसान थे, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस आसान थे। कैलकुलेशन बेस्ड आए थे, जैसे प्लस इज कोडेड एज माइनस, माइनस इज कोडेड एज मल्टीप्लिकेशन। सो कोडेड कैलकुलेशंस के 4-5 क्वेश्चंस थे जो पहले अटेम्प्ट में भी उन्होंने किया था। दैट वाज क्वाइट डुएबल। अब वर्बल के पास आते तो वर्बल में उन्होंने 2 मेजर टफनेस बढ़ाए थे। एक था उन्होंने पैराजंबल्स की टफनेस बढ़ाई थी, मतलब पैराजंबल तो डाले थे 5-6 क्वेश्चंस, जो पहले अटेम्प्ट में मेरे पास एक भी पैराजंबल नहीं था चौथे स्लॉट में। बट ये स्लॉट में 5 क्वेश्चंस पैराजंबल के थे, 5 से 6 क्वेश्चंस, एंड बहुत टफ थे, इजीली डुएबल नहीं थे। इजीली डुएबल 1-2 ही थे, तो 3 तो मैंने किए ही नहीं पैराजंबल के क्वेश्चंस। तो ये उन्होंने एक लेंथ बढ़ाई थी।
दूसरे इडियम्स एंड फ्रेजेस थे 5, फाइंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वाले 5-6 थे, चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के 5-6 क्वेश्चंस आए थे. सो दीज वेर डुएबल. जो आरसी थे वो चारों के चारों आरसी बायोलॉजी बेस्ड थे, हेल्थ साइंसेस बेस्ड. एक आरसी उन्होंने पूछा था मलेरिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज वो जंगलों में छोड़ते हैं, ऐसे मॉस्किटोज जो मलेरिया पैदा करने वाले मॉस्किटोज के साथ ब्रीड करके उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है वो मैच्योरिटी आने से पहले ही मर जाती है. ऐसा वो पैसेज था और जो हेल्थ साइंसेस के ऊपर. एक था न्यूरोलॉजिकल सिस्टम. तो हमें जब कोई पेन होता है, कोई अगर मारता है या कोई खरोच वगैरह आती है तो दुखता है, वहां पे पेन होता है, वो पेन कैसे समझ में आता है. सो हाउ दो सिग्नल्स रीचेस द ब्रेन. तो उसके अलग अलग पैटर्न उन्होंने दिए थे. तो हेल्थ साइंसेस से रिलेटेड ये पैसेज था. देन केमिकल, जब कभी आप घर में विंटर में खिड़कियां वगैरह बंद करते हैं, फॉरेनर का टॉपिक था, हम तो बंद नहीं करते इतने ज्यादा. फॉरेन में विंटर बहुत हेवी होता है तो वहां पे खिड़कियां बंद करके रखते हैं विंटर में. तो जो घर में जो कपड़े आते हैं लॉन्ड्री से उसमें से केमिकल बाहर पड़ते हैं, वो केमिकल शरीर में जाके एलर्जी होती है. तो देर आर सर्टन प्लांट्स, वो केमिकल एब्जॉर्ब करते हैं. उसके बारे में यह पैसेज था, अगेन बायोलॉजी रिलेटेड. और एक था एंटीजेन इम्यून सिस्टम के ऊपर किस प्रकार असर करते हैं, अगेन हेल्थ. सो जिसका बैकग्राउंड है बायोलॉजी, जिसको पसंद है. एंड मैंने स्पेसिफिकली हमारे स्पीड मैक्सिमाइजर मॉक्स में कम से कम एक एक बायोलॉजी बेस्ड पैसेज डाला ही था लास्ट के 3-4 इसमें. तो जिसको इंटरेस्ट है बायोलॉजी में उसको इसका फायदा था. सवाल लेंदी थे, पैसेजेस भी लेंदी थे, टाइम कंज्यूमिंग थे. तो अगर क्वांट में मैंने आपको बताया कि 43-42 मैं स्कोर कर सकता हूँ, एंड वर्बल का मेरा 38 स्कोर था पहले स्लॉट में. इस स्लॉट में भी लगभग उतना ही रहेगा. सो फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 173 आउट ऑफ 200, एंड ये स्लॉट में मेरा 160 के अराउंड स्कोर जा सकता है. सो आई एम रिड्यूसिंग 12 to 13 मार्क्स बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द ओवरऑल स्लॉट. सो एनीबडी इज आस्किंग कि सर जमनालाल बजाज का कट ऑफ क्या जाएगा. तो स्लॉट 2 में जेबी का कट ऑफ 145 to 148 के बीच में जा सकता है. सो ये लेवल का ये स्लॉट था. सो कंपेयर टू अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2 का स्लॉट 2 मुझे टफ लगा. अटेम्प्ट 1 के 5 स्लॉट के मुकाबले दिस वाज द टफर एंड द लेंथियर बिकॉज ऑफ द क्वांट एंड वर्बल. बाकी एलआर एंड एब्स्ट्रैक्ट में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था. सो एक 10 मार्क्स से कम जाएगा टॉपर के भी स्कोर और टॉपर्स के स्कोर. तो इसलिए 145 तक कट ऑफ जा सकता है. सो दैट वाज माय वर्डिक्ट ऑन स्लॉट 2. ऑलराइट, फिर यहाँ पे मैं बंद करता हूँ सेशन.